अब इंडस के साथ में एक छोटी सी चीज़ और सुन लो, ये इसको करंट अफेयर को जोड़ देते हैं। व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी? बता दो। न्यूज़ में क्यों आई? अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, क्या हुआ था 22 अप्रैल को? क्या हुआ था? टेररिस्ट अटैक हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पहलगाम में हुआ था। पहलगाम फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ से कौन सी यात्रा जाती है? अमरनाथ यात्रा। ठीक। बदले में यहाँ पे 4 लोगों ने अटैक किया था। ठीक। बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 मई को क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। पहली बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम वही बोलेंगे जो गवर्नमेंट ने बोला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल रखा है कि हमने कोई भी पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक नहीं किया, हमने वहाँ के 9 टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया। कितने पे अटैक किया? टेररिस्ट कैंप्स पे किया। इसके अलावा जब ये अटैक हुआ, 9 को हुआ, इस बीच इन पे प्रेशर आया था मोदी जी पे, तो मोदी जी ने कुछ कुछ स्टेप्स लिए थे। उसमें से एक स्टेप था कि हम अपनी इंडस वाटर ट्रीटी को अब नहीं मानते। है ना, ये बोला था ना, जिसमें जब बता रहे थे पानी बहेगा, वो बता रहे थे खून बहेगा, पानी नहीं देंगे, पानी बंद कर देंगे। ये था ना, पाकिस्तान में पानी नहीं आएगा, वो क्या था? इंडस वाटर ट्रीटी। सवाल क्या है? इंडस, ये इंडस का मैप नहीं है, पर मैंने तुम्हें अभी इंडस का मैप बना के दिखाया था। ये बताया था तिब्बत से कहीं फ्लो करेगी, है ना, और फिर ऐसे ड्रेन कर जाएगी। ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? तिब्बत। और तिब्बत के साथ बहुत सारे प्लेटूज हैं, तो इस पानी को रोक सकता है इंडिया की नहीं? हाँ, है ना। तो 1960 में, 1960 में इंडिया और पाकिस्तान को एक टेबल पे बैठाया गया। अब दोनों टेबल पे बैठेंगे तो बीच में एक रेफरी बैठेगा कि नहीं? और रेफरी स्ट्रांग होना चाहिए, कि दोनों लड़ाई करने वाले लोग हैं। तो बीच में बैठा वर्ल्ड बैंक। अब बोलोगे वर्ल्ड बैंक क्या है? धीरे धीरे क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड बैंक में कभी पढ़ाऊंगा। वर्ल्ड बैंक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो जिससे दुनिया भर के देश क्या मांग सकते हैं? ये है वर्ल्ड मैप। ऐसे तो है कुछ कुछ। दुनिया में किसी भी देश को लोन की जरूरत पड़ सकती है, यस और नो? पड़ सकती है भाई, जब इंसान को पड़ती है वैसे ही देश। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे देशों को नुकसान हुआ था, तो यूएस ने उनको पैसा बांटा। अब यूएस इतना अक्लमंद था कि अगर डायरेक्ट पैसा बांटेंगे तो प्रॉब्लमेटिक है। लेट्स से यू कम एंड आस्क सम मनी फ्रॉम मी, मुझे पता है इफ आई विल गिव यू डायरेक्ट मनी आई माइट नॉट बी एबल टू टेक इट फ्रॉम यू। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल फॉर्म अ बैंक। आई विल फॉर्म अ बैंक। तो यूएस ने सबसे ज़्यादा पैसा खुद लगाया और 2 बैंक बना दिए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। दोनों बनाए 1945 में, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और उसने बोला अगर तुमको मुझसे पैसा चाहिए ना, मैं नहीं दूंगा, एक वर्ल्ड बैंक बना रखा है, उससे ले लो। उसमें दुनिया भर के लोगों ने पैसा लगा रखा था, देशों ने। सबसे ज़्यादा पैसा किसने लगा रखा था? यूएस ने। इसीलिए वाशिंगटन, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में, और वाशिंगटन राजधानी है, कैपिटल है किसकी? यूएसए की। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएस में। अब आदमी को या कंट्री को पैसे की ज़रूरत कब पड़ती है? या तो कुछ नया खरीदने के लिए, या तो किसी को पैसा देने के लिए। इसके अलावा कहाँ पड़ती है? इसके ऊपर तो सेविंग होती है। इधर यू विल स्पेंड इन द मार्केट और यू विल पे ऑफ योर लाइबिलिटीज, है ना। तो अगर किसी देश को डेवलपमेंट करने के लिए, नया काम करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो जाता है वर्ल्ड बैंक के पास। अगर नया प्रोजेक्ट लगाना है तो किसके पास जाओगे? वर्ल्ड बैंक। और अपना पुराना उधार चुकाने के लिए उधार लेना है। तुमने किसी से 10 लाख रुपए उधार ले लिए, अब उसको चुका नहीं पा रहे हो, अब वो मारने आ रहा है रोज रोज, वो पीटने आता है, रोज पीट के जाता है। अब तुमको डर लग रहा है कल मार आके मौत कर देगा, और तुम शहर से नहीं भाग सकते। तो तुम वो 10 लाख रुपए किसी से उधार लेके उसको दोगे ना? जो आदमी तुमको उधार देगा वो तुमको चुपचाप उधार दे देगा? बताओ। 2 टाइप के उधार है ना। एक उधार मैंने मांगा नया काम करने के लिए, तो लोग खुशी से देंगे कि यार इसने ये एक्स बनाया है, इसको 2x बनाने के लिए लेट अस गिव हिम मनी, एंड बिकॉज दे विल ऑल्सो अर्न, तो वो मुझे कुछ बोलेंगे नहीं, जैसे कंपनीज की फंडिंग होती है। दूसरा है, मुझे एक कर्जा चढ़ा हुआ है, उस कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा चाहिए, तो तुम शर्तें रखोगे ना। वही करता है आईएमएफ। इसीलिए वेन एवर यू द नेम ऑफ पाकिस्तान, इट विल मोस्टली कम विद आईएमएफ अपने लोन। श्रीलंका। और ऐसा नहीं है हिंदुस्तान ने नहीं किया है। 1991 में इंडिया के पास सिर्फ इतने डॉलर्स बचे थे कि वो एक हफ्ते का ऑयल मंगा ले। तब इंडिया को चाहिए थे डॉलर्स, तो लोन चुकाने के लिए लोन चाहिए था ना। तो हम लोग भी किसके पास गए थे? अब आईएमएफ ऐसी पैसा दे देगा? आईएमएफ शर्त लगाएगा, और आईएमएफ के पीछे अंकल सैम। अंकल सैम किसको बोलते हैं? यूएस को। अंकल सैम कौन बैठा है? अंकल सैम। नाउ व्हाट व्हाट अंकल सैम विल डू? अंकल सैम विल पुट मोर रिस्ट्रिक्शंस। अब शर्तें लगाएंगे कि पैसा दूंगा लेकिन शर्त लगाऊंगा। शर्त में बोलेंगे कि अपनी इकोनॉमी को, इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी 1991 के बाद खुल जाएगी। डिफरेंट टाइप की फैशन आएंगे, डिफरेंट टाइप की चैनल्स आएंगे, डिफरेंट टाइप की कार्स आना शुरू होंगी, डिफरेंट टाइप की घड़ियाँ आएंगी। अपने पेरेंट्स की जनरेशन देखोगे 1991 से पहले के लोग, उन लोगों को इतनी चीज़ें नहीं थी तब, उस टाइम पे इतना
कंज्यूमरिज्म नहीं था, इतने प्रोडक्ट्स ही नहीं थे, इतनी वैरायटी नहीं थी। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब इंडस वाटर ट्रीटी कराने के लिए बैठा है किसको क्या? वर्ल्ड बैंक। समझ में आया क्या है? अब दोनों ही लेते होंगे ना पैसा वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक की बात मान गए। अब वर्ल्ड बैंक ने बोला कि तुम बाई ईनियल मीटिंग करना। कैसी मीटिंग करना? बाई ईनियल। बाई ईनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार। बाई एनुअल मतलब होता है 1 साल में 2 बार। बाई एनुअल, एनुअल का हाफ। बाई ईनियल, वंस इन एवरी 2 ईयर्स। बाई ईनियल मीटिंग करना। और करो क्या? जो इंडस नदी है, क्या कोई नदी सिर्फ खुद एक नदी होती है? उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं, कुछ सहायक नदियां भी होती हैं। एक नदी को बनने में, शाखा, वेरी गुड, शाखा, ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी है ना, शाखा। तो इंडस की हम मोटी मोटी 6 शाखाएं मानते हैं। ठीक। रवि, छोटा मोटा पानी इंडिया को हिस्से में मिल गया, हमें टेक्निकल नहीं पढ़ना है। रवि, ब्यास और सतलुज, ये नदियां हैं। रवि नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। और इंडस जो मेन है, चेनाब और झेलम, इसको मोटा मोटा हिसाब दे दिया पाकिस्तान को। इसीलिए इंडिया अभी झेलम वेलम होकर इंडिया से ही तो जाती है। ये देखो झेलम, ये देखो चेनाब, ये देखो इंडस। अब इंडस भी बताया था ना लद्दाख से होकर जाती है, बताया था ना। लद्दाख, पंजाब और राजस्थान, बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल। ये इन स्टेट से जा रही है, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान। तो इंडिया यहाँ पे कुछ कुछ डैम्स बना के रोक तो सकता ही है, रिवर्स। समझ रहे हो? ये था, ये कि पानी नहीं देंगे, पानी रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाते क्योंकि अभी देखो ना अमेरिका ने कितनी डिप्लोमेसी कर दी पिछले 2-3 महीने के अंदर। अच्छा तुमको क्या लगता है ये किसने कराया था? हु डू यू थिंक इज द रियल कल्प्रिट? कल्प्रिट, हु डू यू थिंक? सच थोड़ी बोलोगे, मैं अपनी अपनी थ्योरी होगी सबकी। मेरी भी एक थ्योरी होगी, तुम्हारी भी। क्या है ऑप्शन? तो तुम्हारे हिसाब से किसकी थ्योरी है, किस क्यों हुआ है? वो 4 लोगों ने किया है। किसने कराया है? देखो पहलगाम अटैक पे तो मैं किसी और को भी बोलता था, अभी तो नहीं बोलूंगा। 2019 में किसने कराया था पहलगाम वो याद है? पहलगाम बोल रहा हूँ, पुलवामा। पुलवामा के टाइम इलेक्शन थे, तो पुलवामा भी किसी ने कराया होगा, तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है पहलगाम सच में चाइना ने कराया है। बताओ क्यों? इस वॉर से फायदा क्या हुआ चाइना को? क्या कब्जा? कैसे कब्जा हो गया? चाइना को कुछ फायदा हुआ इस वॉर से? बिल्कुल हुआ। जब ट्रम्प टैरिफ लगा रहा था, तो सबसे पहले दुनिया की कंपनीज एक स्ट्रैटेजी बोल रही थी, China+1, याद है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सुनो। पूरी दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग अभी कहाँ होती है? चाइना में। पहले चाइना, चीप लेबर 2 जगह था। चीप लेबर कहाँ पे होगा? बताओ, वेयर विल यू फाइंड चीप लेबर? जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। अब चीप लेबर दुनिया में उस टाइम पे 2 जगह दिख रहा था, वन वॉज इंडिया एंड वन वॉज चाइना। अब कोई भी कंपनी चीप लेबर इसलिए ढूंढती है क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए? लैंड और, आदित्य टेल मी, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको ज़मीन चाहिए, लेबर चाहिए, पैसे चाहिए और एक आदमी चाहिए जो सबको चलाएगा, एंटरप्रेन्योर। ठीक, उद्यमशील, उद्यम उद्यम उद्योगी, ये चारों लोग चाहिए। अब किस प्रोडक्ट का प्राइस भी यही चार डिसाइड करते हैं कि भाई भाड़ा कितना चला गया, लेबर कितना चला गया, ब्याज कितना चला गया और मेरा प्रॉफिट लॉस, प्रोडक्ट का प्राइस आ गया। आप प्रोडक्ट का प्राइस सस्ता करो, ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बना सकते हो? या तो प्रोडक्ट को महंगा बेचो, या तो फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर लो। 5 रुपए की चीज़ या तो 10 की बेचो, और ये 5 रुपए की चीज़ तुम्हें 3 रुपए की पड़ रही थी, या तो अब तुम्हें 3 रुपए की जगह इसको 2 रुपए में खरीदने लगो और ये 5 की रखो। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है ना। तो अब हर आदमी कहाँ चाहती है? लैंड पे कंट्रोल है नहीं, फिर भी कोशिश करती है रेंटल कम हो। फिर लेबर चीप उठा लो। चीप लेबर में इंडिया और चाइना में, इंडिया और चाइना में। अब इंडिया में आई थी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ही एक, डेमोस प्लस क्रेसी, द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। जब भी कोई बदमाशी करे तो कोई ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट कर दे, कोई नया XYZ पार्टी खड़ी हो जाए। कास्ट, रेस, रिलीजन पे हमारी पॉलिटिक्स चलती रही। ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया जब गोल्डन टेम्पल उड़ा दिया, फिर हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं। तो हमारा देश अपने इन सब प्रॉब्लम्स में बहुत अटका रहा, जिस वजह से अ लॉट ऑफ कंपनीज नेवर वांटेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। फिर कोलिशन पॉलिटिक्स चलती थी कि 10-10 लोगों की सरकार है, 20 सीट ले आया, कोई 20 सीट ले आया। उस टाइम PM कितनी जल्दी जल्दी चेंज होते थे। चाइना में स्टेबल गवर्नमेंट थी, चाइना में प्रोटेस्ट नहीं थे, चाइना में लेबर राइट्स नहीं थे। हमारे यहाँ तो लेबर राइट्स भी थे ना, कुछ नहीं होगा तो एक वकील खड़ा हो जाएगा कि भैया इसको पैसे दो। अब कंपनी ऐसी जगह काम करना नहीं पसंद करेगी, कंपनी ऐसी जगह काम करना पसंद करेगी कि जहाँ 12 घंटे की शिफ्ट हो। मर गया तो बहुत ज़्यादा कंपनसेशन नहीं देना। हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, सरकार से सपोर्ट चाहिए, सरकार से सपोर्ट चाहिए कि तुम मुझे सपोर्ट करो, अपने इन लोगों को नहीं। अब चाइना कुड डू दिस बिकॉज इन चाइना द पावर इज स्टिल इन द हैंड ऑफ अ सिंगल पार्टी। उस पार्टी में चुनाव होता है, पार्टी वही पावर में रहती है। तो वो जो पॉलिटिक्स है वो 200 लोग ही खेलते रहते हैं जो उस पार्टी के मेंबर होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। नॉट एवरी वन कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, ओनली ओनली द पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ
द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी, वही लोग वहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं। तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं भी और है भी। ऐसे हो जाए मान लो कि बीजेपी से ही पीएम बनेगा, और वो बीजेपी पार्टी ऐसी नहीं होगी जैसे डेमोक्रेसी टाइप की, एक एथिक्स इथोस की पार्टी, सम सॉर्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट, कोई कंपनी। समझ रहे हो? तो अब इधर इधर डेवलपमेंट तेज हो गया। नहीं तो तुम देखोगे 1947 तक जो पर कैपिटा इनकम थी क्या की सेम थी। पर कैपिटा इनकम मतलब एक औसत आदमी कितना कमा रहा है। बट यहाँ पे डेवलपमेंट तेज हुआ, चीप लेबर था, कंपनी ज़्यादा गई, इन्वेस्टमेंट हाई हुआ, जिस वजह से चाइना में ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। अब इन्वेस्टमेंट आएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग ज़्यादा करेंगे, सेविंग ज़्यादा करेंगे तो बैंक में ज़्यादा पैसा, अभी बैंक ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करा देगा, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन, साइकिल घूमेगी। समझ में आ रहा है? अब ये साइकिल चाइना में घूमी। दिस इज इंटरनेशनल रिलेशन में पीसफुल राइज ऑफ चाइना, कि चाइना ने किसी से लड़ाई की ही नहीं, चाइना ने कोई वॉर लड़ा ही नहीं आज तक, चाइना हैज नेवर फॉट अ वॉर, नेवल वॉर नहीं लड़ा आज तक, बट टिबेट टिबेट से लड़ाई की। पीसफुल राइज ऑफ चाइना, चुपचाप चाइना राइज करता गया। अब नाउ चाइना हैज अ लॉट ऑफ मनी विद इट। क्यों? ये वाली पीढ़ी जो थी ये तो चीप लेबर बन के रह गई, पर इस चीप लेबर के पास कुछ पैसे आना शुरू हुए। जैसे इंडिया में तो बेगारी काट दोगे, पर अगर इस तरीके की सरकार आएगी कि 10,000 रुपये मिलेंगे लेकिन काम कर, तो वो तो हो सकता है 10,000 में ही काम करता रह जाए, लेकिन उसके बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। अब उसके बच्चे स्किलफुल होंगे। अब चाइना में यही लोगों के बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो आर स्किलफुल नाउ। इसीलिए नाउ यू सी लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन चाइना। पहले वो छोटी जॉब्स करते थे, फैक्ट्री एप्पल की वहीं लगती थी, पर उस एप्पल फैक्ट्री में वो पहले ग्रुप सी ग्रुप डी के कर्मचारी थे, पर उनके पेरेंट्स के पास पैसा आया ना, ग्रुप सी, उस पैसे से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। अब उनके बच्चे ही टॉप मैनेजमेंट जॉब्स में हैं, इसलिए ओलंपिक्स में चाइना इतना अच्छा करता है। समझ में आ रहा है? अब नाउ चाइना, नाउ सिंस अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव देयर मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना, सस्ती पड़ती है। अभी कोरोना वोरोना में और चाइना क्या बदमाशी करता है, तो दुनिया में एक स्ट्रैटेजी चल रही है, कंपनी से कहा जा रहा है फोकस ऑन चाइना प्लस वन, मतलब नेवर कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखिए। चाइना कभी भी बदमाशी कर सकता है, अपने मैन्युफैक्चरिंग को, अपने कारखानों को चाइना के अलावा एक किसी और देश में शिफ्ट कर लो, सो दैट इनकेस चाइना कुछ बदमाशी करे तो आपका काम नहीं रुके। अब प्लस वन में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन दिख रहा था? इंडिया, कि मोदी जी की सरकार 11-12 साल से स्टेबल तो है ही, और इन्होंने कुछ कुछ तो मजबूत फैसले ले लिए ना, नोटबंदी है ना, नोटबंदी कर दी, कोरोना में लॉकडाउन लगा दिया, तो यहाँ पे भी लेबर कोड को स्ट्रिक्ट कर सकते थे। इसलिए तुमने बीच में न्यूज़ सुना होगा कि एप्पल यूपी में प्लांट लगा रहा है, ये लगा रहा है, वो लगा रहा है, अभी फरवरी मार्च में। जब चाइना पे ट्रम्प टैरिफ लगाने लगा तो कंपनीज को चाइना प्लस वन याद आया, कि किसी दिन चाइना जब नापा जाएगा तो हमारा कारखाना बंद होगा। अब प्लस वन में इंडिया वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन। अब ऐसा मानते हैं फॉरेन पॉलिसी कि यहाँ चाइना में, इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना जाए, क्योंकि चाइना को अगर कोई रीजन में टक्कर दे सकता है, लड़ाई तो नहीं कर सकता, चाइना हमसे 10 बार लड़ेगा, हमें 10 बार पीट देगा, पर तो भी आसपास में जो सेकंड नंबर का छोटा मोटा जो भी गुंडा है वो कौन है? इंडिया। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आ जाए तो इंडिया को वॉर में लगा दिया। दूसरा, चाइना के पाकिस्तान ने जितने भी वेपन्स यूज़ किए मोस्टली कहाँ से थे? तो बिना वॉर लड़े अपने वेपन्स टेस्ट कर लिए। तीसरा, चाइना को पता है कि यूएस के बाद या फिर रीजनल लेवल पे सबसे पहले लड़ाई होगी तो किससे होगी? तो पता चल गया वॉर के टाइम इंडिया कितना रेडी है। वॉर होगा तो इंडिया कैसे लड़ाई करेगा, हमें थोड़ी पता चाइना कैसे करेगा, बट उसने इस वॉर में ये चीज़ तो देख ली। तो 2 दिन ऑपरेशन चला, 1 दिन ऑपरेशन चला, एटलीस्ट हमने आपकी कैपेसिटी तो देख ली। थ्रू हुम? पाकिस्तान। एंड नाउ पाकिस्तान इज हैविंग फन आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस सिचुएशन, वो यूएस से भी मजे ले रहा है और चाइना से भी। इसे पोपट किसका हो गया? मोदी जी का। इंडिया का नहीं हुआ भाई, मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का। इंडिया का कहाँ हुआ? मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी ऐसी थी। चलो, तो ऑपरेशन पहलगाम किसने कराया? चाइना। चाइना के पास मल्टीपल रीजन हैं कराने के, टू चेक योर ओन वेपन्स, खुद के हथियार भी तो बना रहा है चाइना। चाइना के पास यूएस से ज़्यादा पैसे हैं अब, पैसे में चाइना स्ट्रॉन्ग है, पर अभी भी चाइना यूएस से डरता क्यों है थोड़ा बहुत? क्योंकि यूएस की मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मिलिट्री पावर इसलिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग है कि उनके पास सैनिक बहुत है, सैनिक तो इंडिया में ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ तो लड़के तुरंत जोश में भी लड़ने चले जाएंगे, चले नहीं जाएंगे कि मैं तो जा रहा हूँ लड़ाई करने, चले नहीं जाएंगे इंडियंस, इंडियंस बहुत सारे ऐसे, हाँ हाँ चले जाओगे। लेकिन बात समझो, तब भी उनकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि मिलिट्री सिर्फ इंसानों से नहीं बनती, साइंस से भी बनती है ना, आर एन डी से भी बनती है। तुम 1,000 10,000 लोग भेजोगे, वो एक मिसाइल लॉन्च करेगा, सब मर जाएंगे। उनका आर एन डी बहुत अच्छा है, उनका मिलिट्री बहुत अच्छा, उनके वेपन्स बहुत सोफिस्टिकेटेड है। किसके? एग्जैक्टली उनके उनके नहीं, आउटडेटेड नहीं, इंडिया में वेपन्स का ही नहीं काम। क्योंकि देखो समझो, जब यहाँ से ब्रिटिशर्स गए थे, कहाँ से? इंडिया से जब ब्रिटिशर्स गए थे, इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कभी भी आर्म्स बनने ही नहीं दिए। समझो, लेट्स से आई हैव कम फ्रॉम आउटसाइड एंड हैव स्टार्टेड रूलिंग दिस प्लेस, मैं इस पर राज करता हूँ। ठीक, मुझे ये पता है ये 100 है, तब मैं एक हूँ, वो भी नहीं हूँ। ब्रिटिशर्स कम थे ना, कम थे ना, तो उनको पता था, तो उन्हें पता था कि अगर मैं यहाँ पे ही आर्म्स बनवाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी, और एम्प्लॉयमेंट कहाँ के लोगों को मिलेगा? लोकल को। अंग्रेज आके थोड़ी कारखानों में काम करेंगे।
तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ देना है? फॉरेन, ब्रिटिश ब्रिटिश में, वहीं अपने लोगों को। आर्म्स टेक्नोलॉजी कहाँ रखो? अपने लोगों के पास। तो इंडिया में कभी भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन की इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं की अंग्रेजों ने। अब तुम देखो इंडिया का रेलवेज बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली, हम फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क हैं। ट्रेन कितनी है हमारी, कहाँ कहाँ तक है? ट्रेन क्यों है? क्योंकि ट्रेन ब्रिटिशर्स को फायदा दे रही थी। फायदा कैसे दे रही थी? यहाँ पे आवाज़ उठाई अभय कुमार ने, ट्रेन की लाइन बिछा दो, तुरंत पहुंचा दो सैनिक, और पीट के आ गए। एक रीजन। अभय कुमार मतलब हम भी यार, संकल्प भी, तुम इसमें बुरा मत मानो, तुम मानना अंग्रेजों को उल्टा, लेकिन मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा नाम इसलिए लिया कि तुमने बोला ना मैं लड़ने जाऊंगा। तो मान लो इसने विद्रोह किया, मैंने विद्रोह किया लखनऊ में। नाउ रेलवेज कुड हेल्प द ट्रूप्स मोबिलाइज फास्टर। इंडियंस के पास कहाँ थी रेलवे? तुम तो पैदल आओगे लड़ने, हम तो ट्रेन से ट्रूप्स भेज देंगे। पहला रीजन, खाली यही नहीं था। दूसरा रीजन, अगर मुझे इंडिया का कोई रॉ प्रोडक्ट खरीदना है, पोर्ट तक लाना है, तो ट्रेन हेल्प करेंगी। किसी बीच गांव से कपास लाना है, उस कपास कपास मतलब कॉटन, कॉटन खरीदूंगा, फिर कॉटन भेजूंगा कहाँ? ब्रिटेन। ब्रिटेन में शर्ट बनेगी, फिर शर्ट मंगा के यहाँ बेचूंगा। ट्रेन काम करेगी। हाँ, इसको बोलते हैं ड्रेन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। जितने क्यों क्यों जितने ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पे नौकरी कर रहे थे उनकी सैलरी कहाँ से जा रही थी? इंडियंस के टैक्स से। तो पैसा चला गया ना इंडियंस का। दूसरा रीजन, कैसे हो रहा था ड्रेन ऑफ वेल्थ? तुमसे रॉ प्रोडक्ट खरीद रहे थे, रॉ प्रोडक्ट हमने तुमसे कॉटन खरीदा, कितने का ही कॉटन होगा? 100 रुपये का मान लो, है ना? और फिर उसको लेके चले गए, शर्ट बना दिया, उस पर थोड़ा काम कर दिया, अब वो शर्ट तुमको बेच दिया 2,000 का, बेचा भी तुमको। तो और सबसे बड़ी अजीब बात यह है, चलो कोई बात नहीं, कि तुमने 100 रुपये का खरीदा और 2,000 में बेच दिया। तुम्हारा दिमाग ज़्यादा था, तुमने 1900 कमा लिए, तुमने दिमाग लगाया। पर ये 100 रुपये भी उसके नहीं थे, क्यों? ये भी तो वो मार के टैक्स ले लेता था। मेरी बात समझो, कि ये तुम यहाँ पे फुल कर रहे हो और नीचे 4 लोग बैठे हैं, ठीक? तुम उनसे कुछ खरीदते हो, फिर उसको प्रोसेस करके उनको बेच देते हो। तुमने इनसे कॉटन खरीदी और शर्ट बेच, कोई बात नहीं, तुमने 100 का खरीदा और 2,000 का बेच दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये 100 रुपये का भी वो खुद नहीं खरीदते थे। पहले टैक्स दो कि तुम यहाँ रहते हो, अब वो 100 100 रुपये टैक्स आ गया, अब उस टैक्स से खरीदेंगे। डबल मारते थे। जो इनपुट थी वो भी तुमसे लगवा दी, आउटपुट भी। हाँ, तो पैसा जाने लगा ना, ड्रेन हो गया पैसा, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये किताब है ड्रेन ऑफ वेल्थ, किसने बताया? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, दादा भाई नेहरू जी ने। सुना है नाम? नहीं सुना? हाँ, सुना है, दादा भाई नेहरू जी, आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही एमपी बन गए थे। सोचो उस टाइम पे जब वो हमें ब्रिटिशर्स मारते थे, तब एक इंडियन ऐसा भी हुआ जो वहाँ एमपी बना हुआ था, फेमस है। ये 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, और इन्होंने एक किताब लिखी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब उस समय अंग्रेजों की बुराई तो कर नहीं सकते थे, अंग्रेज पीक पे पावर पे थे, तो जब वो ब्रिटेन गए तो उन्होंने देखा ब्रिटेन में तो सब बराबर है, ब्रिटेन में तो कोई किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहा। ब्रिटेन में आज भी जाओगे तो बहुत ज़्यादा, ब्रिटेन में यू कांट कीप हाउस हेल्प, बहुत महंगा होता है। वॉशरूम वॉशरूम साफ कराने के 20-20 डॉलर ले लेते हैं। $20 मतलब 1,700 रुपये, तुम 1,700 रुपये दोगे वॉशरूम साफ कराने के? खुद ही करने लगोगे? इंडिया में नहीं कराओगे, इंडिया में बिकॉज इवन एट अ कॉस्ट ऑफ 100 150 200 100 रुपीज़ में भी कर देगा। यहाँ पे चीप है बहुत लेबर। यहाँ पे हैविंग अ ड्राइवर इज सो कॉमन। ब्रिटेन में हैविंग अ ड्राइवर इज अ लग्जरी। जितना एक इंजीनियर कमाता है उसी के 50-60 के रेंज में वो भी कमा लेता है, कौन? ड्राइवर। वहाँ पे लेबर डिग्निटी बहुत हाई है। ऐसा नहीं है वहाँ स्वीपिंग नहीं कर रहे लोग, कर रहे हैं। पर वो तुम उसको $20 दोगे तो वॉशरूम साफ करेगा। $20 मतलब 1,600 रुपये, तुम खुद करने लगोगे। वहाँ पे नौकर वॉकर रखना तो अल्ट्रा रिच क्लास, अगर तुमने ब्रिटेन और यहाँ पे इन कंट्रीज में नौकर रखे हुए हैं। नहीं तो अपना काम वहाँ खुद ही करो, कुकिंग अपनी खुद ही करो, नहीं तो इतना कुक महंगा है। वो डेवलप हो गए हैं देश। बोलो, क्या ऑस्ट्रेलिया? ये तो तुम्हें लग रहा है। इंडिया के लिए क्यों? बहुत जगह इंडियंस रहते हैं। एक क्वेश्चन आता है इंडियन डायस्पोरा, सबसे ज़्यादा इंडियंस ही बाहर रहते हैं। सेकंड नंबर पे मैक्सिकन्स। सो द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम इंडिया, मतलब सम एक्स कंट्री लिविंग आउटसाइड द कंट्री, हाईएस्ट इज इंडियंस। सबसे ज़्यादा पैसा भी इंडियंस बाहर से भेजते हैं, विच इज कॉल्ड एज रेमिटेंस। तो क्वेश्चन पूछता है ना? तो इंडियंस बहुत जगह है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ किताब किसने लिखी? अब मैंने भी तुमको बताया कि वहाँ का लेबर क्या है, डिग्निटी लेबर है, डिग्निफाइड है। वहाँ पे सिविक राइट्स बहुत है, सिविक सेंस बहुत है। तुम देखो ना वहाँ जिसको जो पहनना होता है पहनता है, जो खाना है वो खाता है। और वो इतने लिबरल है, तुम सोचो उन्होंने अभी इंडियन पीएम बना रखा था, ऋषि सुनक। अभी यहाँ पे डिबेट ही चल रहा है, सोनिया गांधी इटालियन है। चल रहा था ना डिबेट, चलता नहीं आज भी, ये इटालियन है। और वहाँ ऋषि सुनक नहीं था ना वहाँ का प्रधानमंत्री? नहीं पता तो देखना जाके। हाँ भाई। अभी देखो, तो उन्होंने अंग्रेजों को कुछ भी करना था तो उन्होंने अंग्रेजों को बोला पावर्टी मतलब गरीबी, बेरोजगारी, एंड अन ब्रिटिश, कि तुम जैसे ब्रिटिश बोलते हो अपने आप को, तुम वैसा इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हो? पर बीइंग अन ब्रिटिश, मतलब बीइंग ब्रिटिश इज समथिंग गुड। So he was trying to praise, at the same time he was trying to show them the mirror.
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, योर रूल शुड बी ब्रिटिश। उसी को वो पीस कर रहा है कि तुम यार ब्रिटिश बोलते हो अपने आप को, तो कम से कम ब्रिटिश चीज़ें तो करो। ये क्वेश्चन पूछता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज़ बीन रिटन बाय दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी बिकेम द कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर 3 times। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड इन हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब वहाँ का लोकसभा। समझ में आ रहा है? पक्का?